हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है बच्चों, आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम एनटीए ने जो अभ्यास ऐप लॉन्च किया था उसमें एनटीए ने ऑलरेडी 15 पेपर्स जो हैं अपलोड कर दिए हैं। वो आप एक बार चेक कर लेना। मैंने क्या किया है आज कि मैंने इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर 1 टू पेपर 15 में, उसको मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया है और आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चंस के आसपास है, जिसको हम दो पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर लेंगे तो फिर हम ऑर्गेनिक करेंगे और फिर फिजिकल करेंगे। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा कि जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं उनके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में जब मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा, उसके लास्ट में मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर का लेवल कह लो या डिफिकल्टी लेवल कह लो और जो एनालिसिस मैंने की है पेपर की, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखना। स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये चीज तुमको समझ में आएगी कि इनऑर्गेनिक कितनी इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, ये वैसे जो अभी मैंने पेपर उठाया है, ये मैंने जेई मेंस वालों का पेपर उठाया है, पर ये वीडियो नीट वाले बच्चे भी देखें क्योंकि उनको आइडिया तो लग ही जाएगा कि हाँ पेपर का लेवल क्या होने वाला है या डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, एनसीईआरटी लेवल होने वाला है या उससे ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम जल्दी शुरू करते हैं। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द नेचर ऑफ टाइप ऑफ रिडॉक्स चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक तुम्हें यहां पे रिएक्शन दी है और बोला है कि बताओ इसमें किस टाइप का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो सोल्यूशन। Cl2 कन्वर्ट्स टू ClO माइनस प्लस Cl माइनस। तो Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ClO माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्लोरीन में -1। तो Cl2 जब कन्वर्ट हो रहा है +1 में तो यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cl माइनस में, तो यहां पे हो रहा है रिडक्शन। और जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी का एक एग्जांपल तुम्हें और दिखाता हूं। जैसे मान लो P4 मतलब व्हाइट फोस्फोरस की मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराऊं तो सबको रिएक्शन याद होगी कि PH3 बनता था मतलब फॉस्फीन, और बनता था NaH2PO2। तो यहां पे क्या है, ये -3 में प्रेजेंट है और ये +1 में, तो 0 से -3 रिडक्शन, और ये रिडक्शन हो गया, और 0 से ये देखो +1 ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी, इसको बहुत टफ क्वेश्चन में मैं नहीं रखूंगा, ये इजी क्वेश्चन है। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, तो मैं साथ में लिखता चलता हूं एनालिसिस भी। मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं। ये देखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोवेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पूछा है किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की एनर्जी सबसे कम होगी। तो तुम्हें पता है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है? उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। तो NH3 इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, F जो है F माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर F माइनस वीक फील्ड लिगेंड है तो इनके कंपैरिजन में F माइनस की क्या होगी? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन ही है। अगर तुम्हें पता है तो हो जाएगा तुम्हारा काम, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट स्टेबल पेरोक्साइड अमंग द फॉलोइंग। ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। इसका डिफिकल्टी लेवल मैं इंटरमीडिएट रख रहा हूं क्योंकि इनऑर्गेनिक से लोग थोड़ा सा भागते हैं ना। ठीक है, तो देखो Mg, Ca, Sr, Ba। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा इनका? इंक्रीज होगा। डाउन दी ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होगा, तो जो पेरोक्साइड आयन है उसको ये इजीली क्या कर सकते हैं? स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे Mg, Ca, Sr, Ba, डाउन दी ग्रुप जाने पे पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी? पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी बेटा इंक्रीज होगी। क्यों?
क्योंकि जो साइज बड़ा होगा तो पेरोक्साइड का जो एनायन है उसको इजीली क्या कर पाएगा, स्टेबलाइज कर पाएगा। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा, तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा, ये लीस्ट स्टेबल होगा। फिर आएगा CaO2, फिर आएगा SrO2 और सबसे लास्ट में आएगा BaO2। सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड। तो मेरे लिए इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। और ये थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर SiO4 माइनस टेट्राहेड्रॉन इन सिंगल चेन सिलिकेट। अब जिसको सिंगल चेन सिलिकेट नहीं पता है वो इधर ध्यान से देखे। तो पहले तो देखो सिलिकेट का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता देता हूं, SO माइनस O माइनस। अब देखो चेन सिलिकेट कैसा होगा, O, ये देखो चेन बनती चली जाएगी, O माइनस O, Si, O माइनस O, ये तुम्हारा हो गया सिंगल चेन। अब ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी चेन। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे इसको, अब ये सारी चीजें मैं इंटरमीडिएट लेवल में रखूंगा क्योंकि ये बुक में नहीं दी है। बुक में नहीं दी है मतलब बता दिया है कि चेन सिलिकेट बनती है, स्ट्रक्चर नहीं दिया है बुक में, तो इसीलिए तुम्हें ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो इसका लेवल भी मैं इंटरमीडिएट में ही रख रहा हूं, डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भी नहीं है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी नहीं है। तो यहां पे देखो हर सिलिकॉन का दो एटम, यहां पे ये देखो एक ये और एक ये, इस तरह ये। तो एक सिलिकॉन के दो एटम क्या हो रहे हैं, आगे शेयर हो रहे हैं। ये देखो शेयर हुआ, ये भी शेयर हुआ, फिर ये यहां शेयर हुआ, यहां शेयर हुआ। तो कितने एटम शेयर होंगे ऑक्सीजन के, दो एटम शेयर होंगे। मैंने आंसर यहां लिख दिया है 2, ठीक है। अब इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। देखो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। जो भी ऑक्सीजन शेयर्ड होगा उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये बात याद रखना। जो भी ऑक्सीजन शेयर्ड होगा उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये ऐसे देखो चलता चला जाएगा, ये फिर इधर चला जाएगा और ये फिर इधर चला जाएगा, इधर शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे, तो ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड है, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये शेयर्ड नहीं है, इस पे निगेटिव, इस पे भी निगेटिव। इसी तरह ये देखो, ये इजी है ना, जो शेयर्ड नहीं है उस पे निगेटिव चार्ज, ऐसे। ये देखो नीट वाले बच्चे भी ये देखेंगे उनको मजा ही आ जाएगी, ठीक है। ये देखो ये हो गया तुम्हारा चेन सिलिकेट, ये हो गया तुम्हारा चेन सिलिकेट। इनऑर्गेनिक ही रैंक बनाएगा, दिस इज चेन सिलिकेट। कितने एटम शेयर्ड है, 2 एटम शेयर्ड है, ये देखो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड इज 2। तो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो तुम्हें एक चीज तो पता होगी कि CO इज न्यूट्रल, CO इज न्यूट्रल। और ये भी तुम्हें पता होगी कि SO2 इज एसिडिक। कैसे पता मुझे कि SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, SO2 वाटर से रिएक्ट करके बना देगा H2SO3 एंड H2SO3 इज एसिड। तो इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर है। इसी तरह जो CrO3 होगा जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा H2CrO4। इसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, क्रोमिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसी तरह जो Mn2O7 है, अगर ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये भी फॉर्मेशन करेगा किसका, HMnO4, इसको बोलते हैं परमैग्निक एसिड, ठीक है। तो ये भी एसिडिक इन नेचर है। तो मतलब ये एसिडिक इन नेचर है, इसका मतलब ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो CrO3, Mn2O7 एंड SO2 ऑल आर एसिडिक इन नेचर। CO इज न्यूट्रल, COO इज बेसिक तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज का इंटरमीडिएट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ट्राइमर ऑफ SO3 है। तो पहले SO3 बनाओ, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। अब तुम्हें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। दिस इज ट्राइमर ऑफ SO3। तो ये मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, वहां पे भी जाके चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट है ये, और इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंटरमीडिएट है। इसमें कोई भी SS बॉन्ड नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0, नो SS बॉन्ड। तो इसका आंसर है 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 पहले से लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस एंड रेजिड्यू दैट डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन B। एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू एक्वस। तो कौन सा टेस्ट है, देख के बताओ। gives B, C is formed which is recovered in the solid form,
सॉलिड सी ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स बैक ए। तो ये ऐसे बोल रहा है, चलो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि देखो CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2, और CaO को वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस, और CaOH ट्वाइस की जब मैं किससे रिएक्शन करा दूंगा, CO2 से एक्सेस में, तो CaOH ट्वाइस इज बेस और CO2 इज एसिडिक इन नेचर, तो इससे रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा, एक्सेस में है तो CaHCO3 ट्वाइस का फॉर्मेशन कर लेगा, और जब मैं इसको फिर हीट करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो इसका आंसर होगा CaCO3। आंसर इजी, सारी रिएक्शन मैंने तुम्हें लिख के बता दी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट लेवल तो नहीं, इजी ही बोलूंगा मैं ये, ठीक है, ठीक है, इजी है ये, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। द डिसोल्यूशन ऑफ AlOH थ्राइस बाय सॉल्यूशन ऑफ NaOH रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब ध्यान से देखो, AlOH थ्राइस प्लस NaOH गिव्स NaAlOH4, ये बनता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, पर एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें क्या कर सकता हूं, AlAH4, 2 वाटर ऐड कर दो और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब तुम मैच कर लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो आंसर मैच कर रहा है H2O4, ये गलत है, H2O दिस वन, इस पे निगेटिव चार्ज है, 2 H2O है और 4 OH है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, देखते चलो। क्वेश्चन का लेवल इजी, इजी है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cn माइनस सोल्यूशन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि Ag और Au के एक्सट्रैक्शन में हम यूज करते हैं साइनाइड, तो रिएक्शन क्या होती है, जैसे मान लो मेटल है तो Ag है, मान लो Ag की मैं साइनाइड से रिएक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, देखो Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, तो ये बन जाएगा AgCN -2 प्लस OH माइनस, बैलेंस करना आता है, वो मेरा काम नहीं है, वो तुम कर लेना। अब इसकी जब मैं किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन करा दूंगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मान लो जिंक से मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, तो जिंक इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और ये बना लेगा ZnCN4 -2, क्योंकि जिंक होता है +2 में और साइनाइड पे होता है, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस यहां पे आ जाएगा Ag, तो यहां पे साइनाइड हम किसके लिए यूज करते हैं, Ag के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा Ag, और अगर Ag नहीं दिया होता तो इसका आंसर होता Au, ठीक हो, इसी को हम हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, गोल्ड इज लीच्ड आउट यूजिंग Cn माइनस सोल्यूशन फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इन द फाइनल प्रोडक्ट, अभी बताया था कि यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCN4 -2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4, तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है, वही सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो एक ही जैसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इसका लेवल भी इजी ही है, बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, इजी लेवल है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड इन द लेबोरेटरी थ्रू फ्लेम टेस्ट, तो तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, फ्लेम टेस्ट कौन देते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट, पर उसमें तुम्हें एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि जो Be+2 होता है और Mg+2 होता है, दे डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, रीजन क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही क्लोजली बाउंड होता है विथ न्यूक्लियस, तो उसको वहां से एक्साइट करना टफ होता है, इसलिए ये Be+2 और Mg+2 फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कौन फ्लेम टेस्ट देगा, Na देगा, K देगा और Ba देगा, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following statement which of the following is correct, ठीक है, तो पहले बोला PCl5 is trigonal bipyramidal, सही है, PCl5 is trigonal bipyramidal, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। IF5 इस क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिडल, ये भी बात सही है, ये स्क्वायर पिरामिडल है और ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH इन वाटर एंड इथेनॉल इज डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड इंथैल्पी क्यों डिफरेंट है, तुम खुद सोच लो कि जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया था ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो डिफरेंट होगा। और लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल कार्बन एटम्स हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन
इन कार्बन सब ऑक्साइड। तो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर रहता होता है सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ऑब्वियस सी बात है कि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सेम होगा, इसका भी sp, इसका भी sp और इसका भी sp। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो 1 एंड 2 ओनली गलत, 2 एंड 3 ओनली गलत, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। इजी क्वेश्चन में रखोगे या इंटरमीडिएट? इजी, इजी, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of substance on reaction will not evolve H2 गैस? तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं कि कब H2 गैस रिलीज होगी? जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होगा वो H2 गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और जो ऊपर प्रेजेंट होगा वो रिलीज नहीं करेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होता है कॉपर। तो कॉपर की अगर मैं HCl से रिएक्शन करूंगा तो नो रिएक्शन, तो यहां पे कोई गैस रिलीज नहीं होगी। पर आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे, तो अगर स्टीम का मतलब क्या है, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि H2 गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसी तरह आयरन अगर H2SO4 से भी रिएक्ट करेगा तो भी H2 गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और सोडियम तो तुम्हें पता ही है खतरनाक ही होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा सामने से, और ये क्या कर देगा, जैसे मान लो ये C2H5OH है तो ये क्या बना लेगा, C2H5O Na प्लस H2 गैस। तो ये तीनों तो H2 गैस रिलीज करेंगे, पर कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके नहीं करेंगे। तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट लेवल में रख सकते हैं। ठीक है, अब हर क्वेश्चन के लिए नहीं बताऊंगा, अब हम लास्ट में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन इज। अब एक चीज समझो, बेंजीन में होता है रेजोनेंस, बेंजीन में होता है रेजोनेंस, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आएगा 9/6, तो यह आ जाता है 1.5। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या होगी, छोटी होगी, और डबल डबल बॉन्ड से क्या होगी, बड़ी होगी। तो लॉन्गर देन सी सिंगल बॉन्ड गलत, लॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी ये सही हो सकता है, शॉर्टर देन ये गलत है, शॉर्टर ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जल्दी से बता देता हूँ, ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कैसे, 2 2 2 2, यहाँ पे NO में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 15, तो 6 का मतलब 14 और 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 6 - 1 / 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5। इसी तरह मान लो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12, तो ये हो जाएगा 2 2 4 6 8, और 12 का मतलब 4 and 0, ये हो जाएगा 4 - 0 / 2, इसका मतलब 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया C2 का। O2 माइनस का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 8 14 और 3 17, तो 6 - 3 / 2 मतलब 1.5। तो ऑब्वियस सी बात है एक ही ऑर्डर मैच कर रहा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा NO का, फिर होगा C2 का, फिर होगा O2 माइनस का, और फिर होगा He+ का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चाहो तो तुम He2+ का भी निकाल सकते हो, कैसे, He2+ का मतलब 4 और ये 3 हो जाएगा ना, तो 2 और 1, तो 2 - 1 आ जाएगा और / 2 आ जाएगा, मतलब 0.5। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी इजी ही है, आता है तो बहुत जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, और इसका फॉर्मेशन करते हैं हम किस प्रोसेस से, इसका फॉर्मेशन हम करते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस से, तो इसमें आंसर होगा 10। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक प्रॉब्लम भी है, मैं बता भी देता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, इसका आंसर जो है वो गलत है, मैं बताऊं क्यों, मैं बता देता हूं। एनटीए ने इसका आंसर दिया है सी, मैं बता देता हूं, एनटीए ने इसका आंसर दिया है सी, जो कि गलत है। अब मैं रीजन बताता हूं क्यों गलत है, सब चीजें बता रहा हूं। देखो, एक्चुअली में जो C+4 होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आंसर अगर गलत नहीं है तो यहां पे एक चीज अगर तुम चेंज कर दोगे तो आंसर सही आ जाएगा, यहां पे फिर C+4 होना चाहिए था। अगर 1 2 3 आंसर लाना है तो यहां पे एक छोटा सा चेंज लाना पड़ेगा कि C+4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कलरलेस। तो कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि C+4 में F में होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि
इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, तब ये कलरलेस होगा। और अगर C+3 की बात करोगे तो उसमें F में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कलरलेस नहीं हो सकता, ये कलर्ड होगा। तो तुम देख लेना तुम क्या चाहते हो, तुम ये क्वेश्चन में चेंज चाहते हो या आंसर में चेंज चाहते हो। तो मैंने क्वेश्चन में भी चेंज बता दिया, आंसर में अभी चेंज बताता हूं। Lu+3 इज कलरलेस, ये सही है। Lu+3 इज कलरलेस क्यों? क्योंकि इसमें F में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो पेयर्ड है ना सारे, तो उसमें ट्रांजिशन कहां पॉसिबल है? Lu में 14 इलेक्ट्रॉन है F में, तो उसमें वो भी कलरलेस होगा, ठीक है, वहां पे भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दो चीजें तो क्लियर कर लो कि Lu+3 का जो कलरलेस होता है Lu+3, ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ, एक्टिनाइट एग्जिबिट अ हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड, ये बात बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो 7s 6d और 5f, इनके जो 5f 6d एंड 7s की जो एनर्जी होती है वो बहुत क्लोज होती है, तो इस वजह से वो सारे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? बॉन्डिंग में, इसीलिए उनका जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा होता है। और लास्ट जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कॉपर HCl से रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन तो देखो बेटा वैसे ही गलत है, ठीक है। अगर मैं इसको करेक्ट कर लूं तो इसका आंसर होगा 1 2 3, पर अगर हम इसको करेक्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर मैं इसको C+4 नहीं बनाता हूं, तो फिर इसका आंसर होगा, अगर जो यहां पे लिखा है उसके बेसिस पे आंसर होगा A। पर अगर मैं C+3 को कन्वर्ट करके लिख देता हूं C+4, तब ये आंसर होगा, ठीक है। तो तुमको देख लेना कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। मैं तो अभी इसका आंसर A लेके चल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में चेंज ना करूं तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका डिफिकल्टी लेवल तुम रख सकते हो, इसको डिफिकल्ट में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कोई पढ़ के जाता ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्मेल्टिंग। तो अब मैं तीनों चीजें तुम्हें बता देता हूं, कैल्सिनेशन भी यहीं पे बता देता हूं। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो जो इसको मैं हीट करूं अगर इन द एब्सेंस ऑफ क्या? ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO + CO2। तो जो भी तुम्हारे वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, हट जाते हैं कंपाउंड से। इसी तरह जैसे मान लो देखो Al2O3 है, .2H2 है, इसको मैं हीट कर दूंगा तो यहां से वाटर हट जाएगा, तो ये बन जाएगा Al2O3 + 2H2। तो ये हो गया कैल्सिनेशन। इसी तरह तुमने एक प्रोसेस पढ़ा होगा रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट करते हैं। तो जो ओर होगा तुम्हारा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वो SO2 गैस को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो ये हो जाएगा, ये है रोस्टिंग। 2 PbS + 3O2 gives 2 PbO + 2SO2, दिस इज रोस्टिंग। और स्मेल्टिंग में क्या होता है? स्मेल्टिंग में हम ऑक्साइड को हीट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, हीट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो मुझे मिल जाता है मेटल प्लस CO गैस रिलीज हो गई यहां से। तो दिस इज बी ऑप्शन इज स्मेल्टिंग, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। तो ये तुम्हें पता ही है कि NaOH + Cl2 हॉट एंड कंसेंट्रेटेड होगा तो बनेगा NaCl + NaClO3, NaClO3। और XeF6 की वाटर से जब रिएक्शन कराऊंगा तो जाके देखना, मैं वीडियो में हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया, वहां पे मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि XeF6 की जब वाटर से रिएक्शन होती है तो ये बनता है XeO3 प्लस बन जाता है 6 मोल्स ऑफ HF, ठीक है। तो ये बन जाएगा XeO3 और ये बन जाएगा NaClO3। तो इसका ऑप्शन होगा C, NaClO3 XeO3। तो ये है इंटरमीडिएट लेवल ऑफ क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है, पर रिएक्शन लोगों को याद नहीं होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सेकंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज लोवेस्ट फॉर, ऑब्वियस सी बात है। देखो Mg अगर +1 में जाएगा तो ये बन जाएगा नियॉन, उसके बाद क्या बन जाएगा? 3s1, और 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? बहुत इजी होगा। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वही वाली चीज है कि ये इंटरमीडिएट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.4, हाइड्रोजन की होती है 2.1 और बोरॉन की होती है अराउंड, बोरॉन की होती है तुम्हारी 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर कार्बन और फिर उसके बाद हाइड्रोजन और फिर उसके बाद बोरॉन। तो इसका आंसर होगा D। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट गिवन इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो मैं सीधे आंसर पे पहुंचता हूं कि क्या है। जिंक की अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा और ये अगर डाइल्यूट होगा तो इसमें फॉर्मेशन होता है ZnNO3 ट्वाइस प्लस N2O गैस का, पर यहां पे इन्होंने दिया है NO गैस, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला आंसर क्या है, गलत है। बाकी सारे आंसर क्या है, सही है। तो बी इज इनकरेक्ट। एक मिनट रुकना यार, ठीक है ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया इजी, इसका आंसर ये है। बाकी चीजें ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बहुत ध्यान से देखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे मैंने एक वीडियो बनाया भी है। इट इज स्टोर इन प्लास्टिक इन डार्क। डार्क में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि H2O2 को अगर मैं हीट करूंगा तो ये डीकंपोज हो जाएगा किसमें, H2O प्लस हाफ O2 में। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने तुम्हें बताया था H2O2 कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, तो दोनों की तरह बिहेव करेगा। और दोनों ही केस में इसका एन फैक्टर कितना होता है, दोनों ही केस में इसका एन फैक्टर होता है 2। दोनों ही केस में इसका एन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। तुम्हें पता है कि H2O2 कैन बिहेव एज ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो अगर तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इट हैज एसिडिक एज वेल बेसिक प्रॉपर्टी, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो यही रॉन्ग है, तो यही मेरा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। The electrolytic method for reduction is employed for the preparation of method that are strongly electropositive। जो भी strongly electropositive element होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। तुमने ये पढ़ा भी होगा, जो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उसका हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, जैसे Na है, Mg है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का तुम्हें याद होगा कि हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो ये याद रखना, जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इसका आंसर होगा सी, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, metal which can be extracted from all the 3 डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एंड कैर्नेलाइट। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सारे ही किसके हो रहे हैं, ये सारे ही मैग्नीशियम के हो रहे हैं। तो मैग्नीशियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई फ्रॉम डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एंड कैर्नेलाइट। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कस ही नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम थी, इसको भी मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूं। अगर तुम्हें सही लगेगा तो मुझे बताना, ठीक है। इसमें मुझे आंसर में एक प्रॉब्लम दिखी है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक ऑक्सो एसिड। तो पहला वाला तो तुम्हें पता है कि ये है तुम्हारा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, POP बॉन्ड होता है इसमें, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा OH OH OH। तो ये क्या है, H4P2O7। ये तो साइक्लिक नहीं हो सकता। इसी तरह ये एक ऑक्सीजन हटेगा, ये बन जाएगा H4, ये P डबल बॉन्ड O, OH OH डबल बॉन्ड O, OH OH। अब इसके बाद जो 2 ऑप्शन है दोनों ही साइक्लिक हैं। तो अब यार वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है ना कि ऐसे कैसे होगा। ठीक है, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये है तुम्हारा H4P2O6। नेक्स्ट जो है, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है और 9 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या कह रहा हूं, OH आएगा एक इस पे, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O OH, P डबल बॉन्ड O OH। ये है POP। याद है, इसको हम बोलते थे साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये भी मुझे दिखा साइक्लिक, और जो बाद वाला भी है 4th D ऑप्शन भी है, इसमें भी बेटा वही पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसमें भी 5 ही है। तो P डबल बॉन्ड P OH, P डबल बॉन्ड O OH, P डबल बॉन्ड O OH। और इसका भी मैंने बनाया तो मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बना हुआ मिला। तो दोनों ही साइक्लिक ऑक्सो एसिड है। अब वही है कि इसमें से आंसर तो दोनों ही होने चाहिए थे। फिर ये देखो POP, फॉर्मूला भी तुम मैच करा लेना, सही है। देखो कितने हैं, फास्फोरस कितने हैं 5, OH बॉन्ड कितने हैं 5, और कितने हैं ऑक्सीजन, ये देखो 15 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, H5P15 P5O15। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही साइक्लिक हैं, पर आंसर अभी के लिए हम सी लेके चलते हैं कि
क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है और यही इन्होंने आंसर भी दिया है, पता नहीं क्यों, पर दोनों ही आंसर सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं तुम्हें जहां जहां प्रॉब्लम है वो भी बताते चल रहा हूं, बस रट्टाफिकेशन नहीं, सब चीज का लॉजिक है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता था अगर मोर देन वन होता तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सेलेक्ट विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई कैरेक्टर इन SI N बॉन्ड ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा एक बात बताओ, SI और N के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा 2p में, और यहाँ पे होगा वैकेंट ऑर्बिटल, वो होगा 3d। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2p से 3d में मैं क्या कराऊंगा, बैक बॉन्डिंग, इसी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं तो पाई बॉन्ड बनने का और कोई रीजन है नहीं। तो यहाँ पे लिखा है 2 पाई 3 पाई, गलत। यहाँ पे लिखा है 2 पाई 2 पाई, गलत। यहाँ पे लिखा है 2p पाई 3d पाई, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल वैकेंट है 3d और इसका 2p में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2p से मैंने 3d में क्या किया है, बैक बॉन्डिंग किया है। दिस इज अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल में मैं पीछे की ओर बॉन्डिंग कर रहा हूं, और यहाँ पे लिखा है 3d पाई और 2d पाई, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसको आता है वो कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PI3 अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव। अब देखो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं, जहां पे मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो वीडियो देखेगा उसको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो PI3 की मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, PI3 की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये होगा, आई है, आई है, आई है, सारे आई हट जाएंगे, वाटर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, पी को मिल जाएगा 3 OH, तो ये बन जाएगा H3PO3 प्लस बन जाएगा HI। और तुम्हें पता है कि H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड OH OH एंड H, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है 2 और इसकी बेसिसिटी है 1। अगर इसकी बेसिसिटी 2 है और इसकी बेसिसिटी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, मोनोबेसिक एसिड एंड डाइबेसिक एसिड, ए ऑप्शन। मोनोबेसिक एंड ट्राइबेसिक गलत, मोनोबेसिक एंड सॉल्ट गलत, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक गलत। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है और वो जिसको आता है वही कर पाएगा। तो इनऑर्गेनिक आती है तो आती है, और नहीं आती है तो कोई दिमाग नहीं लगने वाला है वहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम बोलते हैं B3N3H6। इसने बोला है कि यहां पे मैं दो हाइड्रोजन रिमूव करके अगर 2X बनाऊं तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब हम ये बना के देखेंगे। ठीक है, ये याद करने की चीज नहीं है। तो B तो देखो मैं 1 बाय 1 शुरू करते हैं। अंदर डबल बॉन्ड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे X लगा सकता हूं और यहां पे X लगा सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं ऑर्थो। एक तो ये क्लियर है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है, उसके लिए परेशान मत होना, ये हाइड्रोजन है। दूसरा मैं क्या बना सकता हूं, दूसरा मैं मेटा बना सकता हूं। अब यहीं पे एक ट्रिक है छोटी सी, ये N है, ये B है, ये N है, ये B है। ये देखो यहां पे X लगाया और इस वाली पोजीशन पे X लगाया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अंदर डबल बॉन्ड है, ये हो गया मेटा। पर इसमें एक मेटा और पॉसिबल है जो हमारे दिमाग से हट जाता है। ये देखो B जब दो डिफरेंट नाइट्रोजन पे अटैच हो, ये देखो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे मेटा। तो 3 तो ये हो गए और एक बनेगा बेटा तुम्हारा पैरा, तो जिसमें यहां पे B डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे X, इस पोजीशन पे X, ये है तुम्हारा पैरा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, टोटल 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दिस इज गुड क्वेश्चन, और इसको इंपॉर्टेंट में लिख के रखना और इसको कॉपी में नोट भी कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज कैरीड आउट। हमेशा जो हॉल हेराल्ड प्रोसेस करते हैं वो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है, क्रायोलाइट होता है जो तुम्हारा वो मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच फॉर्म अ मेल्ट विथ लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन। द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, देखो NH3 है वो कन्वर्ट हो रहा है N2H4 में, तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और तुम्हें पता होगा कि OCl- इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। एंड दिस इज गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करके कॉपी में नोट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NaCl is used as bleaching agent and sterilizing agent. It can be synthesized by action of। अरे यार सिंपल क्वेश्चन है ना, Cl2NaOH, डाइल्यूट एंड कोल्ड। डाइल्यूट और कोल्ड में क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा प्लस NaOCl का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। इजी, Cl2 विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, इजी क्वेश्चन है। और अगर हॉट एंड कंसेंट्रेटेड होता, अगर यहीं पे हॉट और कंसेंट्रेटेड ले लेते, तो यार ये तो मैंने कई बार डिस्कस भी कर लिया है और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आएगा ही आएगा। हॉट एंड कंसेंट्रेशन में NaCl प्लस NaClO3। ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये बताई थी कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डाइल्यूट मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कंसेंट्रेटेड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ता हूं। The sum of number of sigma bond and pi bond formed between the two carbon atom in CaC2। तो CaCe2 क्या होता है, Ca+2 और C2-2। C2-2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डबल बॉन्ड C, निगेटिव चार्ज, 2 सिग्मा 1 पाई, टोटल आंसर 3। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि CaC2 की रिएक्शन जब मैं वाटर से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ये तुमको एक तरह से टेस्ट कर लेगा। और जिन्होंने भी मेरी वन शॉट सीरीज देखी है जिसमें मैंने K2Cr2 पढ़ाया था वो कर लेंगे। नंबर ऑफ मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड इन द ऑरेंज रेड कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन NaCl रिएक्ट विथ। तो यहां पे क्या बनेगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ये। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और मैंने तुम्हें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बताया था। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसका टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर Cl-। जब NaCl की रिएक्शन में करूंगा K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो किसका फॉर्मेशन होता था, फॉर्मेशन होता था CrO2Cl2 का। और अगर CrO2Cl2 तुम्हें पता हो तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। इसीलिए इस टेस्ट को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, Cr डबल बॉन्डो Cl एंड Cl। कितने CRO बॉन्ड हैं, 4 CRO, 1 2 3 4। आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन, इजी आंसर। आगे बढ़ते हैं। Cl2 इज N और A। अब 4 तुम्हें एनहाइड्राइड दिया, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये है +4 में, और +4 का कोई ऑक्सो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी कोई ऑक्सो एसिड प्रेजेंट नहीं होगा तो एक बड़ा ऑक्सो एसिड ले लो, जैसे +4 से बड़ा +5, तो ये बन जाएगा HClO3 और ये बन जाएगा HClO2। मतलब ये किसका एनहाइड्राइड है, ये HClO3 प्लस HClO2 का एनहाइड्राइड है। इसी तरह मान लो मैं अगर बोलूं कि ClO3, तो ऑब्वियसली ये +6 में है और +6 का कोई ऑक्सो एसिड नहीं होगा, तो एक +7 वाला ले लो, ये बन जाएगा HClO4 और एक ले लो HClO3। तो इन दोनों का मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा, ये इन दोनों का मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। इसी तरह देखो जैसे Cl2O7, ये +7 में है और +7 का एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो हो जाएगा HClO4। इसका मतलब Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। बट ClO3 किसका, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, किसका, HClO4 एंड HClO3। इसी तरह ClO2 भी मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, किसका, HClO3 एंड HClO2। तो आंसर इज सी, मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HClO2 एंड HClO3। इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कॉपर बिकम्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दिस इज ड्यू टू। अच्छा, एयर में क्या होगा, वाटर, मॉइस्ट एयर है प्लस CO2 भी प्रेजेंट होगा, तो ये बना लेगा क्या, H2CO3। तो मतलब कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट बनने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। अगर ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं तो BeCl2 एंड MgCl2 विल नॉट गिव कलर टू द फ्लेम। ठीक है, इजी था, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। TlI3 इज एन आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रोवाइड। तो देखो थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा और I3- भी -1 में। और I3- का कोई स्ट्रक्चर पूछे तो कैसा होगा, I लोन पेयर
लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, आई एंड आई। और इसका कई बार क्वेश्चन आया कि I3 माइनस में बताओ कितने लोन पेयर हैं, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। I3 माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर जो है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे तो 9 होगा। लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम पूछे या सेंट्रल एटम पूछे तो 3 होगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d, और इसका जो शेप होगा वो होगा लीनियर। तो जितनी भी डिस्कशन थी वो मैंने यहाँ पे कर ली। Tl+3 में प्रेजेंट हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Tl+3 में प्रेजेंट हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। Tl+1 I माइनस I2 ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, तो मैंने जब तुम्हें वो पढ़ाया था KMnO4, तो मैंने पढ़ाया था कि द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो जो Mn+7 में प्रेजेंट है तो डी तो 0 हो गया, तो यहां पे नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन। अब क्या होगा, लिगेंड के पास प्रेजेंट होगा लोन पेयर और मेटल के पास प्रेजेंट होगा वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको जब ट्रांसफर करेगा फोटोन को एब्जॉर्ब करके, उसकी वजह से इसका कलर होगा। इसी को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और ऑब्वियस सी बात है कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा मेटल को, तो इसको हम बोलेंगे लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, डी ट्रांजिशन गलत, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर गलत, सिग्मा टू सिग्मा डैश ट्रांजिशन गलत। तो इसका आंसर होगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। अभी जिसको नहीं पता है ये चीज नोट कर लेगा, क्योंकि KMnO4 से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉल्यूटेंट गैसेज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होता है ड्यू टू एसिड रेन, और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज होती हैं SO2 और NO2 गैस। दीज गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, और उसी की वजह से उसका लस्टरनेस क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आंसर इज सी। हाँ, दिस क्वेश्चन इज गुड। हाउ मेनी among the following can exhibit linkage isomerism। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की जो पहली कंडीशन होती है, तो इसमें हम कोऑर्डिनेशन भी देखो कवर कर रहे हैं। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म की जो पहली कंडीशन होती है ये होती है कि आपके पास जो लिगेंड होना चाहिए एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड क्या है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसके पास 2 पोजीशन है जहां से ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, मतलब अपना लिंकेज बना सकता है। इसी तरह अगर NO2 में देखोगे, ये देखो NO2 माइनस, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां से भी अटैच हो सकता है और यहां से भी अटैच हो सकता है। देखो यहां से भी डोनेट कर सकता है। तो ये सारे एम्बीड है। इसी तरह SCN माइनस है, ये भी क्या है, सल्फर से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। तो ये सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड है, और एम्बीडेंटेट लिगेंड जहां पे भी प्रेजेंट होंगे वो शो करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसमें कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो गलत। यहाँ पे SCN माइनस प्रेजेंट है तो ये शो कर सकता है, तो ये शो करेगा। वाटर है, हटा दो, यहाँ पे भी नहीं है। NO2 है, ये पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा बेटा 2। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। कंडीशन पता है तो कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड इन द गैसेज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। इसका लेवल में रखूंगा डिफिकल्ट, क्योंकि ये NCERT में ये रिएक्शन है नहीं, पर तुम्हें मैं बता देता हूं कि FeSO4 को जब मैं हीट करूंगा तो ये बनता है ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। और SO2 का स्ट्रक्चर देखो तो S डबल बॉन्डो लोन पेयर, और SO3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 2 p पाई d पाई बॉन्ड होगा, तुमको पता ही है 2 p पाई d पाई बॉन्ड, अभी मैं बता भी दूंगा कैसे। और इसमें एक होगा p पाई d पाई बॉन्ड। ठीक है, अब समझ लो कैसे। जैसे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो ऐसा आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, फिर p में जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ये मैं एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूं, और एक जाएगा d में इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली एक ही d पाई p पाई बॉन्ड पॉसिबल है। इसी तरह जब इसका लिखोगे तो इस केस में क्या होगा, 3 तो p में चला जाएगा और 2 चला जाएगा d में,
तो यहाँ पे 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड पॉसिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2 डी पाई पी पाई और यहाँ पे 1 डी पाई पी पाई, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, पर ये रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको डिफिकल्ट लेवल में रखा है, तो ये रिएक्शन नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एल्कलाइन, तो ये हमने पढ़ा है अभी थोड़ी दिन पहले कि अगर मैं MnO2 की KOH से रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा K2MnO4 का, और इसकी जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते थे तो KMnO4 का फॉर्मेशन हो जाता था। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की रिएक्शन है। तो ये +4 से कहां चला जाएगा, +6 में, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो MnO4-2, तो ये देखो +6 में आ गया। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटायन। मैग्नेटायन का कलर होता है ग्रीन। तो देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, और इसका फिर से मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो ये बन जाएगा MnO4-। तो तुमसे पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, तो हो जाएगी +6। तो आंसर इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है कि XeF2, XeF4, XeF6 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन Xe। तो सिंपल सा है, जेनॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, 3 लोन पेयर, लीनियर sp3d, तो ये हो जाएगा sp3d, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 3, शेप इज लीनियर। तो यहीं से देख लो। इसी तरह XeF4, XeF F F F स्क्वायर प्लेनर, sp3d2, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2, और इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, इजी। इस तरह मान लो XeF6 है, तो F F ऑब्वियसली 6 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर होगा। इसी को हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसी को हम बोलते हैं कैप ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये हो जाएगा sp3d3, इसका जो लोन पेयर है वो है 1, और इसका जो शेप है वो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, सिंपल। तो यहां से हमें लोन पेयर पूछा था केवल, तो 3 2 1 डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, मैच कराना है हमें, इजी क्वेश्चन है, हमें सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। तो ICl- है, I को मैं निगेटिव चार्ज दूंगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 बॉन्ड बना लेगा, तो Cl बॉन्ड बना लिया, और उसके बाद 3 लोन पेयर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये लीनियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। Br F2+ है, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बना लेगा बॉन्ड और 2 आ जाएंगे लोन पेयर, तो ये बन जाएगा एंगुलर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ClF4-, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 निगेटिव चार्ज दूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 तो बना लेगा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, और 2 आ जाएंगे क्या, लोन पेयर। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, झट बना दो। AlCl4-, तो ऑब्वियस सी बात है AlCl निगेटिव चार्ज टेट्राहेड्रल। तो मैच कर लो ICl-2 लीनियर, तो A का 1 केवल 2 ही जगह पॉसिबल है, A और C में, तो A का 1 मिल गया, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। फिर देखो B का एंगुलर, मतलब B का 5, तो यहाँ पे B का 2 है, तो ये भी गलत। 2 भी अगर सही बनाओगे तो आंसर मिल जाएगा, तो C ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूं, तुम भी ऐसे ही सॉल्व करो। अब देखो एक और दिक्कत बताता हूं, यहां पे इन्होंने Cl लिख दिया है, ये Cl नहीं है बेटा, ये क्रोमियम है, क्योंकि यहां पे कहीं Cl नहीं है। द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन आर रिस्पेक्टिवली 23, 24, 25, 26. Which one of these may be expected to have the highest second ionization enthalpy? तो ऑप्शन में क्लोरीन दे दिया है, ऑप्शन में क्लोरीन कहां से आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रोमियम है। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि जो क्रोमियम है, इसकी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा 3d5 and 4s0, और उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज हाईएस्ट, तो सी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, या ऐसे समझ लो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HCl लो, फिर होगा HBRO, और फिर होगा HIO। सिंपल है,
इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों तरह से सोच सकते हो, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, उतना ज्यादा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड फाउंड बाई हाइड्रोलिसिस। तो जिसने मेरा हाइड्रोलिसिस का सीरीज देखा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो NPASSBI, डाउन दी ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डाउन दी ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मैं पूरा समझा के बता रहा हूं तुम्हें, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो आयनिक कंपाउंड बनाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे BiCl3 है, जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कैसे, Bi पे आएगा +3, O पे आएगा -2 और इस ओवरऑल पे आएगा +1 चार्ज, और इसके बगल में आ जाएगा Cl- +2HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। तो जो भी सही से पढ़ेगा उसके सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो देखो यार, इसके स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बनवा रखे हैं पहले भी, S डबल बॉन्डो OH, S डबल बॉन्डो OH। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 4, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं 4। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। S डबल बॉन्ड S OH एंड OH लोन पेयर, इसमें पाई बॉन्ड है 1, इसमें है पाई बॉन्ड 1, और H2SO5। तो S डबल बॉन्डो OH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्डो OH, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 3। तो मैंने अलग से पढ़ाया था ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, तो वहां पे तुम्हें सबके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। फर्स्ट में है सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड, तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पीशीज लाइक SbCl6-, SnCl6-, XeF5 and IO6-5 as hybridization as sp3dx-, the value of x is। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं एक से करके बता देता हूं। XeF5 पॉजिटिव, तो XeF5 पॉजिटिव का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, और 5 तो बन जाएगा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और 5, और एक आ जाएगा लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और अगर ये d2 है तो d2 इज इक्वल टू dx-1, तो x-1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। आज का वीडियो देखो, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब थोड़ी सी मैं एनालिसिस बता देता हूं तुम्हें कि जो मैंने एनालिसिस की है वो है क्या। एनालिसिस बेटा ये है कि जब मैंने सारे पेपर निकाले 1 to 15 पेपर में, ये वाला एनालिसिस देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। पेपर 1 to 15 में जो एवरेज इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, जो एवरेज इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो है नंबर में अराउंड 7 to 8, मतलब हर पेपर में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और अगर तुम देखो तो 8 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 33%, मतलब 1/3 पेपर जो है वो आने वाला है इनऑर्गेनिक से। तो अगर तुम इनऑर्गेनिक को इग्नोर करोगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री बेटा खराब हो जाएगी, समझना इस बात को। इनऑर्गेनिक को इग्नोर मत करो। अब मैं तुम्हें डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे बताता हूं कि डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे कितने क्वेश्चन किस लेवल के थे। तो अगर मैं सिंपल की बात करूं तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे 4 to 5, मतलब 4 to 5 का मतलब 20% प्लस जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। जो इंटरमीडिएट क्वेश्चन है वो है तुम्हारे 2 to 3 या 1 to 2 मान लो, और जो तुम्हारे टफ क्वेश्चन है, या इसको तुम 3 to 4 करो, इसको तुम 2 to 3 करो, और टफ क्वेश्चन को तुम करो 1 to 2। तो तुम्हें जो फोकस बनाना है वो बनाना है सिंपल और इंटरमीडिएट पे। अगर तुमने सिंपल और इंटरमीडिएट क्वेश्चन एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली और जितने मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए हैं वो तुमने कर लिए, तो तुम इनऑर्गेनिक के पोर्शन में आराम से 25 प्लस स्कोर करके आओगे आउट ऑफ 32, और वो बहुत अच्छा नंबर है फॉर कंपटीशन। ठीक है, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन तो कवर कर लिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो कोई मान लो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना चाहता है तो प्लीज वो क्वेश्चन तो सारे देख ही ले, और अगर उसको लगता है कि उसको सब आता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर मत देखो यार, और क्या कर सकते हैं। ठीक है,
आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।